फिलहाल हम लोग चलते हैं आईजी स्टेडियम में, जहां वित्त मंत्री अरुण जेटली बोल रहे हैं। मैं आज इंस्टीट्यूट का फाउंडर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे है, उसके लिए आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेरे अपने राजनीतिक अनुभव में ये दूसरा अवसर है। पहला एनडीए की पहली सरकार में भी कुछ समय के लिए था कि मुझे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के माध्यम से संबंध रखने का अवसर मिला था। लेकिन इस बार जो आपकी सक्रियता, एक्टिविज्म रही, वो डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के स्थान पर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के माध्यम से ज्यादा रही। मुझे याद है कि पिछले वर्ष जब हम लोगों ने आईडीएस स्कीम लागू की थी और उसको लेकर बहुत विवाद थे, कुछ लोग मानते थे कि सफल होगी, नहीं होगी, तो इंस्टीट्यूट ने अपनी ओर से देश भर में लगभग अनगिनत कार्यक्रम किए और उनके माध्यम से ये कोशिश की कि जिन असेसीज और लिटिगेंट्स के साथ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ आपका संबंध है, वो आकर डिक्लेरेशन शुरू करें। मैं इस बात के लिए प्रशंसा करूंगा इंस्टीट्यूट की कि सरकार का पिछले 2-3 वर्षों से ये बहुत बड़ा एम्फसिस रहा है कि हम देश की अर्थव्यवस्था को फॉर्मलाइज करें। और जो अभी सवाल पूछा गया कि इस देश के लिए ये नई यात्रा क्यों है, आज अगर हम ये एनालिसिस कर ले कि हम कहां और किस मोड़ पे खड़े हैं, ये पहली बार इतिहास ने हमें अवसर दिया है कि जब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। पहली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, बिना हिंदुस्तान को छुए हुए चली गई। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, यूरोप में उसका असर पड़ा, से डेवलप। टेक्नोलॉजी की रेवोल्यूशन आई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, ये वो देश थे जिन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया के साथ इंटीग्रेट कर दिया और एशियन रीजन में ये डेवलप्ड इकोनॉमीज बन गए। तीसरा अवसर 1980s 90s में आया कि कुछ इकोनॉमीज ने, चाइना ने विशेष रूप से, एक लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, इसमें एक गुण हासिल कर लिया। वो क्रांति भी हिंदुस्तान को छुए बगैर निकल गई। थोड़ा सर्विसेज सेक्टर में हम पे प्रभाव पड़ा, अच्छा काम हुआ, लेकिन लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, इसमें बहुत ज्यादा हम काम नहीं कर पाए। तो दुनिया में जितने भी परिवर्तन आते रहे, जिन्होंने मौका दिया देशों को और समाजों को बढ़ने का, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। अब पहली बार पिछले 3 वर्षों में विशेष रूप से, और 4-5 साल से देख रहे हैं दुनिया में एक मंदी का एटमॉस्फेयर है, स्लो डाउन है,
लोग जूझ रहे हैं, देश जूझ रहे हैं प्रगति करने के लिए, तो हम लोगों को पहली बार अवसर मिला कि जब दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, स्लो डाउन के एनवायरनमेंट में 7 और 8% के बीच में बढ़ना ये अपने आप बहुत सरल नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये हासिल किया है। और इसलिए देश के अंदर आज अगर हम देश की स्थिति देखें तो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शहर हमारे मॉडर्न हो, गांव के अंदर जो सुविधा हो वो अर्बन लाइक हो, सोशल सेक्टर में हम लोग खर्च करें, देश की सिक्योरिटी को हम लोग बढ़ाएं। मैं केवल इसके 2 या 3 उदाहरण देता हूं। पहला ये कि ये कब तक चलेगा कि केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य की सरकार केवल बाजार से उधार लेकर सरकार का खर्चा चलाएगी। आज तो यही व्यवस्था 70 साल रही है। मेरे पास आजकल डिफेंस की जिम्मेवारी है। हमारी सर्विसेज, सेनाओं के लोग अपनी लिस्ट देते हैं कि हमें ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट है, और फाइनेंस मिनिस्टर की हालत में मुझे लगता है कि बजट में पैसा कहाँ है इतना सामान खरीदने को। जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं उतना खरीदते हैं। गांव की तरफ देखते हैं तो इरिगेशन, हाउसिंग, सैनिटेशन, हर बजट के बाद लोग आकर कहेंगे कि भाई हेल्थ केयर में और एजुकेशन में ज्यादा खर्चिए। तो आज अगर मैं कहूं रूरल इकोनॉमी में पैसा डालना, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना, नेशनल सिक्योरिटी में डालना, तो ये पैसा आएगा कहां से? पैसा इकट्ठा करने का तो सरकार के पास एक साधन है, टैक्सेशन। और इस सभाघर में बैठे हुए लोग आपसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जितनी हमारी अर्थव्यवस्था की ताकत है टैक्सेशन इकट्ठा करने की, हम इसलिए नहीं कर पाते कि हमारी व्यवस्थाओं में एक प्रक्रिया बन चुकी थी कि जिसमें टैक्स कैसे न और क्यों ना दिया जाए, इसके हम तरीके ढूंढते थे। और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि 70 साल इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जो व्यवस्था चली है, उससे ज्यादा विचित्र व्यवस्था जो कि उस इवेजन को इंसेंटिवाइज करती थी, ऐसी नहीं थी। पूरे देश में केंद्र में अलग टैक्स, राज्यों में अलग टैक्स, हर स्टेट में अलग टैक्स, किसी भी प्रोडक्शन स्टेज पर 7 अलग अलग स्टेजेस के ऊपर टैक्स। जो टैक्स एक बार दे दिया, अगले स्टेज में उसके ऊपर टैक्स। इनपुट का क्रेडिट नहीं, हर टैक्स की रिटर्न, उसकी हियरिंग, इंस्पेक्टर से सामना, और फिर जब आप असेसमेंट के लिए जाते थे तो हैरेसमेंट और फिर करप्शन का स्कोप। और इस सारी चिंताओं से फिर व्यवसायिक भी ये सोचता था कि अगर इस व्यवस्था से बचना है तो वो फिर उल्टे सीधे तरीके सोचता था इसके बदलने के। और देश को इस मोड़ पे हमने लाकर खड़ा कर दिया कि देश की क्षमता कुछ है और हमारी एक्चुअल कलेक्शन कुछ है। तो जीएसटी का आइडिया इसी में से पैदा हुआ कि पूरे देश की कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेशन में केवल एक टैक्स हो। उस टैक्स में जितनी कमजोरियां पुराने टैक्स में थी उसको हम दूर करें। कोई वेरिंग रेट नहीं होंगे,
कोई भी सामान पूरे देश में जा सकता है, कोई नाके नहीं होंगे, टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं होगा। जो आपने इंटरिम स्टेज पे टैक्स दे दिया, फाइनल आउटपुट पे आपको उसका क्रेडिट मिल जाएगा। आपने अगर रिटर्न फाइल करना है तो ये जो मल्टीपल रिटर्न्स और मल्टीपल इंटरफेस है, इसको समाप्त करो। आपका इंटरफेस केवल एक होगा और वो सॉफ्टवेयर के साथ होगा। आप में से जो लोग, बहुत अधिक लोग प्रैक्टिस करते हैं, उस इंटरफेस में से क्या क्या बुराइयां पैदा होती हैं आप जानते हो। फिजिकल इंटरफेस को एलिमिनेट करें और उसको एलिमिनेट करने के बाद एक टेक्नोलॉजी बेस्ड टैक्सेशन व्यवस्था भी हो और उसके डिटेक्शन की भी व्यवस्था उसी में हो जाए। इससे कंप्लायंस का बेस बढ़ेगा, रेट्स को ज्यादा रीजनेबल करने का अवसर मिलेगा, कलेक्शन ज्यादा होगा, रेट ज्यादा सामान्य बनेंगे, हैरेसमेंट और कंप्लायंस बर्डन कम होगा और स्वाभाविक है कि देश की अर्थव्यवस्था को भी ताकत मिलेगी, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा, सरकारों के हाथ में साधन अधिक आएंगे और जब होती है तो स्वाभाविक है कि गरीब के ऊपर पैसा खर्चना भी अधिक होता है। मैं ये मानता हूं कि कोई भी परिवर्तन आता है, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी बेस्ड तकलीफ जरूर आती है, लेकिन मैं केवल एक वाक्य आपके सामने रखना चाहता हूं। टैक्सेशन का बर्डन तो अंत में जाकर कंज्यूमर के पास लगता है। अगर कंज्यूमर पे पड़ता है तो कुछ इंटरिम जो मध्यस्थ हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग में हैं या ट्रेड में हैं, वो तो बर्डन पास ऑन करते हैं। कंज्यूमर कहीं देश में शिकायत नहीं कर रहा, क्योंकि जो बास्केट ऑफ टैक्सेशन है ओवरऑल, उसको हमने और रीजनेबल करने की कोशिश की है। तो एक दो ट्रेड के लोग क्यों शिकायत कर रहे हैं? ट्रेड ने तो अपनी जेब से पैसा नहीं देना, ये तो कंज्यूमर पे जाना है। कारण बड़ा स्पष्ट है कि कई बार हमारे समाज में एक जो अभ्यास पड़ गया कि टैक्स न देना, इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता, जब हमने 1% सोने गोल्ड पे लगाया टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, तो पूरे देश में प्रोटेस्ट हुआ। अब जीएसटी काउंसिल ने कहा 3% कर दो, तो उन्हीं लोगों ने पूरे देश में हमारा स्वागत। क्योंकि इस बीच में चाहे 6 महीने भी नहीं बीते थे, एक माइंडसेट में परिवर्तन आया कि अब देना पड़ेगा। मैंने इसको डीमोनेटाइजेशन के समय एक कहा था कि इंडिया नाउ नीड्स टू डिफाइन द न्यू नॉर्मल, and the new normal is that I must pay whatever taxation is to be paid. और एक बार मुझे ये आदत पड़ जाए, हम लोग जब कल्पना करते हैं, मैंने बजट में कहा था कि डायरेक्ट टैक्सेशन में 130 करोड़ के देश में 5 लाख से ज्यादा इनकम दिखलाने वाले 78 लाख लोग हैं, 78 लाख, जिसमें से 61 लाख सैलरीड लोग हैं। यानी कि जो सारा यूनिवर्स है, जिसमें वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर सब आते हैं, 130 करोड़ के देश में 17 लाख लोग। इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जितने ये 17 कानून गए, इसमें से जो 3 बड़े कानून हैं, सर्विस टैक्स, वीएटी और एक्साइज ड्यूटी,
उसमें कुल मिलाकर 80 लाख लोग थे जो रजिस्टर्ड थे, यानी 1% से कम, आधा परसेंट यानी 0.6% ऑफ द पॉपुलेशन। तो कौन सा वर्ग है जिससे हम डील कर रहे हैं? दिस इज द टॉप 1% इकोनॉमिक स्ट्रेटा ऑफ इंडियन सोसाइटी, और दैट टॉप 1% in a country where IT has dominated the world should say कि भाई मुझे कंप्यूटर क्रैकल करना नहीं आता इसलिए ये टैक्स मत लगाओ। We are not dealing with the tribals. We are not dealing with the weakest section. We are dealing with the top 1%. And the argument is, what will those who don't know how to operate the software do? Now, at least in a country which is dominating the world over in software, the top 1% should have the wherewithal. और जो उनमें भी बहुत छोटे हैं, 20 लाख तक वाले, उनको एग्जेम्प्ट किया गया, 75 लाख वालों के लिए कॉम्पोजिशन स्कीम दे दी, और उससे जो बड़े हैं जिनका टर्नओवर करोड़ों में है, थोड़ा देश की सेना के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ कर दें, देश के विकास के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर दें, टैक्सेशन तो उसके लिए जाता है। और ये तर्क देना कि भाई पहले नहीं था, कोई व्यक्ति, कोई कमोडिटी, कोई ट्रेड सेक्शन इसको अपना फंडामेंटल राइट नहीं मान सकता कि मैं टैक्स नहीं दूंगा, मुझ पे कभी नहीं लगेगा। ये माइंडसेट अब बदलना पड़ेगा, अब नया नॉर्मल बनाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि अगर हिंदुस्तान को एक डेवलपिंग इकोनॉमी से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ लेकर जाना है, तो हम लोगों की जो एटीट्यूड्स भी हैं, जो माइंडसेट भी है, इट्स अबाउट टाइम दैट दैट माइंडसेट ऑल्सो बिकेम द माइंडसेट फॉर अ डेवलप्ड इकोनॉमी। आज कई क्षेत्रों में हम लोग देखते हैं कि आज हमारे कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अच्छी क्वालिटी के हैं, आज हमारे हाईवेज वर्ल्ड क्लास हैं, जो पावर कट होता था आज नहीं हो रहा। आज हम अपने एयरपोर्ट्स देख लें, एविएशन सेक्टर देख लें, तो वर्ल्ड क्वालिटी का आ रहा है। क्या रेलवे स्टेशन वैसे नहीं हो सकते? हमारा आईटी, हमारा फार्मा, हमारा हेल्थ केयर सिस्टम धीरे धीरे उस दिशा में जा रहा है। लेकिन जो सेगमेंट्स नहीं जा रहे, क्या उसके लिए रिसोर्सेज और साधन नहीं चाहिए? और इसलिए मुझे लगता है कि स्वाभाविक है कि एक बार डायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बनेगा, तो उस डायरेक्ट टैक्सेशन के बेस बढ़ने से, इनडायरेक्ट टैक्सेशन का बेस बढ़ने से डायरेक्ट टैक्सेशन पे भी उसका एक असर पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं खास तौर के इसलिए बधाई दूंगा और आपका अभिनंदन करूंगा कि एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेवार ऑर्गेनाइजेशन के नाते आईडीएस से लेकर अभी तक जीएसटी के संबंध में भी जो पूरे देश में आप लोगों ने कैंपेन चलाया है, उसमें पब्लिक ओपिनियन को पॉजिटिव रखना, किसी भी इकोनॉमिक सुधार को करने के लिए आवश्यकता होती है कि सरकार का डायरेक्शन, दिशा ठीक हो। आधे अधूरे रवैये से कोई रिफॉर्म नहीं होता। गवर्नमेंट्स हु ब्लिंक आर नेवर एबल टू रिफॉर्म। और इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में कई बार हम लोगों को कठिन निर्णय करने पड़े, और एक सरकार की क्षमता थी कि सरकार निर्णय करते समय घबराती नहीं थी, और उसका एक प्रत्यक्ष असर हुआ कि एक के बाद एक हमारी इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता बनती गई,
और मैं चाहूंगा कि आगे भी ऐसे कदम लिए जाते हैं इस देश को मजबूत करने के लिए, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो रवैया अपनाया है उसी दिशा में रवैया अपनाएगी। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद।